हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं। आशा है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अच्छी तरह से आने वाले एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। गणित विषय में दो तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जिसमें ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ऑब्जेक्टिव की तैयारी खूब अच्छी तरह से कर रहे होंगे और सब्जेक्टिव की भी तैयारी कर रहे होंगे। यदि कहीं से दिक्कत हो तो मेरे वीडियो को अवश्य देखें। मैं आज आपके लिए दो अंकीय प्रश्नों का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं, आज सॉल्यूशन करते हैं 2 अंकीय प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का सवाल आप 6 क्लास से ही सॉल्यूशन कर रहे होंगे, किंतु आज भी करते हैं हम। इसके लिए इस प्रकार से इसका यहाँ 6, 72 और 120 का गुणनखंड कर दें। 2 से लगेगा 3 आएगा, अब नहीं लगता है, और 2 से लगेगा 36 दूना 72 और 18 दूनी 36 और 9 दूनी 18। 3 से लग जाएगा, आपका हो जाएगा 3 तिया के 9। यहाँ पे 2 से लगेगा 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे 6 = 2 इंटू 3। 72 = लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 गुने 3। 120 = 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो HCF निकालने के लिए जॉन फैक्टर मिलता है, उसे आप लिखिएगा इस प्रकार से। देखते हैं HCF, तो यहाँ 2 का मिल रहा है 2 और 3 का इसमें 3 दूनी के 6 यहाँ, और LCM के लिए आपको जो मिल रहा है उसको एक बार तो लिखिएगा, जो नहीं मिल रहा है उसको भी आप लिख दीजिए। तो अधिकतम संख्या देख लीजिए कि 2 कितने बार हैं। तो 2 है, 1 2, अधिकतम कितने बारते हैं, तो 3 बारते हैं। 1 2 3, 3 बार तो लिख लेते हैं। 3 कितने बार है, ज्यादा से ज्यादा सब में देख लेंगे। तो 1 2, 2 बारते हैं, 2 बार शामिल है। 5 कितने बार शामिल है, तो 1 बार शामिल है। तो इसको गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 160। एडिटिंग भी होता है। इस प्रकार से LCM HCF हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपका है x² - 3 का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले इसमें हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, जिसमें हम लोग करते हैं px लिखेंगे, दिया है px = x² - 3 लिखेंगे। शून्य के लिए
पी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, एक्स का मान रूट 3 और माइनस रूट 3, एक का अल्फा मान लेंगे, एक आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, और बीटा का मान हो जाएगा माइनस रूट 3। ऊपर में x के गुणांक को a लिखते हैं, x के गुणांक को a लिखते हैं तो x का गुणांक a इक्वल टू 1 हो गया। एक्स स्क्वायर के गुणांक को a लिखते हैं, x के गुणांक को b लिखते हैं तो x है नहीं, इसलिए b इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अचर पद को c लिखते हैं तो c इक्वल टू हो जाएगा -3। सत्यता की जांच के लिए दो फार्मूला इसमें होते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -v बटे a। अल्फा बीटा को इधर हम जोड़ लेते हैं, दोनों राइट साइड एवं लेफ्ट साइड को देख लेते हैं। अल्फा का मान हो जाएगा √3 प्लस माइनस √3 इक्वल टू माइनस b का मान 0 है, 0 यहाँ हो जाएगा, a का मान 1 है, √3 माइनस √3 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS। पुनः यहाँ पे लेंगे, पुनः शून्यकों का गुणन फल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटे a। अल्फा बीटा का मान यहां से ले लेना है, अल्फा का मान √3, बीटा का मान -√3, तो अल्फा का मान हो गया √3 इंटू -√3 इक्वल टू c का मान यहाँ पे ले लेना है -3, और a का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1। तो प्लस माइनस सर्वप्रथम माइनस देना है, और √3 जब एक ही प्रकार का रहे रूट के अंदर तो उसका रूट का अंदर वाले जो अंक होते हैं वो निकल जाते हैं, तो यहाँ पे -3 इक्वल टू -3, यहाँ भी LHS बराबर RHS। सत्यता यहाँ लिख सकते हैं, सत्यता स्थापित हुई। इस प्रकार से हम पुनः देख सकते हैं इस सवालों को, इस प्रकार से दिया था। यहाँ पे सवाल था बहुपद x² - 3 का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करें, संबंध की सत्यता की जांच करें। सर्वप्रथम मैंने यहाँ पे शून्य ज्ञात कर लिया, px इक्वल टू यहाँ पे a लिखेंगे, शून्य के लिए px इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस px का मान यहाँ पे x² - 3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 3। तो स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो रूट के अंदर जाता है, और जब भी बहुपद में निकाला जाता है तो दो मान निकलते हैं, इसलिए प्लस माइनस दिया जाता है। तो एक प्लस में √3, एक माइनस में √3 हो जाएगा। एक को मान लेना अल्फा, एक को मान लेना बीटा, और इसके मान से हमें a b c निकालना है। तो x स्क्वायर के गुणांक को a लिखते हैं, x के गुणांक को b लिखते हैं, अचर पद को c लिखते हैं। तो यहाँ a हो गया, इसके गुणांक 1 है इसलिए 1, और x का गुणांक नहीं है इसलिए b इक्वल टू 0, अचर पद -3 है इसलिए c इक्वल टू। शून्यकों की जांच के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे a। अल्फा बीटा का मान रख करके सोल्यूशन कर लेते हैं तो 0 इक्वल टू 0 आता है। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल करते हैं, अल्फा प्लस
अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे अल्फा इंटू बीटा का मान इधर रख लेते हैं और उधर फॉर्मूला का मान रख लेते हैं, दोनों साइड बराबर आ जाते हैं। इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है आपको भी। और अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ 3 शून्यक a माइनस बी, ए और a प्लस बी। तो इस प्रकार के त्रिघात बहुपद के 3 सूत्र होते हैं। एक होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। एक सूत्र होते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बटे ए। एक होते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बटे ए। तो इसमें आपको ए फार्मूला और ए फार्मूला का इस्तेमाल करना है और आपका ए और बी का मान निकल जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अब यहां से लिख लेंगे ए बी सी डी का मान। तो ए का मान होता है ए इक्वल टू 1, यहां पे लिख लेते हैं एक्स क्यू का गुणांक, और b इक्वल टू माइनस 3 यहां पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे c इक्वल टू 1 x का गुणांक। यहाँ पे लिख लेते हैं d इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख लेते हैं अचर पद। ठीक है। इसके बाद हमने कहा था ए फार्मूला और ए फार्मूला लगाना है आपको। ए और बी का मान निकालने के लिए तो फार्मूला लगाते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। शून्यकों का योग अल्फा का अल्फा का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका a माइनस बी, बीटा का मान हो जाएगा आपका a, और गामा का मान हो जाएगा आपका a प्लस बी। यहाँ पे फार्मूला इस साइड का लगाएंगे, इधर से मान रखेंगे यहाँ पे, तब b का मान हो जाएगा माइनस फार्मूला वाला यहाँ रह जाएगा, माइनस में 3 रह जाएगा, और माइनस में और a का मान है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 3। b से प्लस माइनस b कट जाएगा, 3a इक्वल टू 3, 3 से 3 कट जाएगा 1, a इक्वल टू 1। पुनः शून्यकों का यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यकों का गुणन फल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बटे ए। अल्फा का मान आपका है a माइनस बी, बीटा का मान है a, और गामा का मान यहाँ पे दिया हुआ a प्लस बी इक्वल टू माइनस डी का मान यहाँ पे -1 और a का मान 1।
यहाँ पे a का मान निकला हुआ a माइनस b हो जाएगा इंटू वन इंटू वन प्लस b इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम इसका मान निकाल लेते हैं, 1 से गुना हो जाएगा, इधर यही मान रहेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस बी इंटू वन प्लस बी इक्वल टू -1। तो ये फार्मूला बैठ जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ माइनस में है तो -1 और ए 1 का स्क्वायर 1 उधर चले जाएगा तो -1 माइनस तो हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, b इक्वल टू √2। अतः हम लिखेंगे a इक्वल टू 1 b इक्वल टू √2, यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। इस प्रकार का सवाल अवश्य पूछता है, हर साल पूछता है, और इसका जवाब हम लोग देने जा रहे हैं। इस प्रकार का सवाल हो, किसी तरह से हो, √2, √3, √5, √7, किसी को अपरिमेय प्रमाणित करना हो तो प्रमाणित करना हो तो आप सभी को एक ही तरह से प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो हम चलते हैं √2 को प्रमाणित करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। चूंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए हमने अपरिमेय न मान करके हमने इसे परमेय मान लिया। और जब मैंने इसे परमेय मान लिया है तो परमेय का जो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, यहाँ पे उसे देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे परमेय माने हैं, परमेय संख्या है, इसलिए √2 इक्वल टू p/q लिखेंगे, जहां p एवं q कोई पूर्णांक हो एवं q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्यूशन करने के लिए दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करते हैं तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा आपका, इधर p² स्क्वायर हो जाएगा, q को इधर हम भेज लेते हैं, 2q इक्वल टू p²/q, इधर हम लिखेंगे पूर्णांक, इधर लिखेंगे परिमेय, यहां पे लिख देंगे असत्य। अतः हमारी मान्यता गलत थी कि √2 कोई परिमेय संख्या है,
इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप √2, √3, √5, √7 सभी का सॉल्यूशन करें। ठीक है, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहां सवाल है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं, बीमा का मतलब होता है भुजा, तो भुजाएं ज्ञात करना है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहां पे ये देखना होता है किससे ज्यादा, किससे कम, किससे कितना गुना है, उसको मानना होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना। जब लंबाई चौड़ाई ना दिया हो रहे तो लंबाई चौड़ाई को माना जाता है। माना आयत की, अब किसे मानना है तो इसमें मानने के लिए किससे अधिक, किससे कम, किससे गुना, किससे भागा दिया रहे उसको मानना है। तो यहां दिया हो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो पहले चौड़ाई मान लेते हैं। माना, इस प्रकार का सवाल 6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं, 6, 7, 8 सारे मिलते हैं। तो माना आयत की चौड़ाई = x, तो लंबाई आपका इनका हो जाएगा, लंबाई 4 अधिक है, 4 मीटर अधिक है तो x + 4। मात्रक बाद में लगा लेंगे। प्रश्न से यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। आयत का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, परिमाप का आधा लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होगा परिमाप, परिमाप का अर्ध परिमाप है इसलिए 2 से भागा देंगे, तो = 36 मीटर। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो लंबाई आपका हो गया x + 4, चौड़ाई हो गया x = 36 मीटर। इसमें मीटर लगा लो। 2x = 36 मीटर - 4 मीटर, छोड़ो, 2 = 32 मीटर, 16 = x का मान हो जाएगा। अतः यहाँ पे लिख लेंगे आयत की चौड़ाई x = 16 मीटर, आयत की लंबाई x + 4, 16 + 4 = 20 मीटर। अगर हम इसे सत्य करते हैं तो अर्ध परिमाप निकालते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा, 36 आ जाएगा, है ना। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या y। प्रश्न से
x प्लस वाई इक्वल टू, अंतर है, अंतर योग नहीं, अंतर है इसलिए घटाएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 26, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। और कहा गया कि एक संख्या इधर दूसरी संख्या, बड़ी संख्या जो है दूसरी से 3 गुनी है, तो दूसरी को भी अगर हम 3 से गुना कर दें तो दोनों हो जाएंगे बराबर। इस प्रकार से 3x को हम इधर ले आते हैं इक्वल टू 0। इस प्रकार समीकरण 2 प्राप्त हो जाते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, लिखते हैं x का मान यहाँ पे बराबर है समीकरण 1 तथा 2 से x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, इसको प्लस माइनस को काट, यहाँ पे सॉल्यूशन गड़बड़ा है, पीछे वाला को मानना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं और यहाँ पे 2y इक्वल टू 26, यहाँ पे काट लेंगे 13, तो y इक्वल टू 13 हो जाएगा। y का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस वाई का मान 13 यहाँ है इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू 26 प्लस x इक्वल टू 39। अतः पहली संख्या जिसको हमने बड़ी मानी थी x इक्वल टू 39, दूसरी संख्या जिसको हमने छोटी मानी थी y इक्वल टू 26। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब सवाल है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x, यहां पे क्या है प्लस 1 का हल निकालें। तो इसके लिए हमें d का मान निकालना होता है। यहां पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। a का मान लिख लेंगे 1, b का मान हो जाएगा -4, c का मान हो जाएगा -1। इसलिए d इक्वल टू फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का मान निकाल लेते हैं क्योंकि द्विघात सूत्र में d का यूज होता है। तो b का मान हो गया -4 का स्क्वायर कर लेते हैं 4, a का मान हो गया 1 -1, तो यहाँ हो गया 4 चौके 16 और यहाँ प्लस में 4 इक्वल टू 20। d का मान यदि माइनस में आ जाए तो आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि हल नहीं होगा, और d का मान 0 हो तो हल होगा, और d का मान प्लस में हो तो हल होगा। तो हल की ओर चलते हैं द्विघात सूत्र से। इसलिए द्विघातीय सूत्र से द्विघात सूत्र से चलते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d
बाई 2a। यहां पे मान रख लेंगे, b का मान -4 है तो माइनस और -4 इस प्रकार से लिखेंगे, और प्लस माइनस देकर रूट अंडर में 20, क्योंकि d का मान यहाँ पे 20 है, और 2a का मान 1 है। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस रूट में 20 बटे में 2। इसका ऊपर से 2 कॉमन, 4 प्लस माइनस रूट से निकालते हैं 2√5, क्योंकि 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 इंटू 5, तो दो 2 में यहाँ 1 निकल जाएगा, यहाँ 5 रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस माइनस √5 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आता है प्लस माइनस √5। अतः x इक्वल टू 2 प्लस √5 कॉमा 2 माइनस √5, यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म को हल करने का दिया गया है। चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से इसका सॉल्यूशन करते हैं। आठ एक्स प्लस 5y इक्वल टू 9, समीकरण 1। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, समीकरण 2। इसमें प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से चलकर तीसरा समीकरण निकालना होता है, और उसका मान दूसरे समीकरण में, यदि पहला चले तो दूसरा में, दूसरा चले तो पहला में रखकर एक चर का मान निकालना होता है। तो चलते हैं, समीकरण 1 से 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y, x इक्वल टू 9 माइनस 5y बटे 8, समीकरण 3 का मान। अब यहां पे हम 1 से चलकर 3 निकाले हैं, तो 3 का मान 2 में रखेंगे, तो 2 का पहले लिख लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो 3x का मान दिया वो 9 माइनस 5y बटे 8 प्लस में 2y इक्वल टू 4, 9 तिया 27 माइनस 3 पचे 15y बटे 8 प्लस में 2y बटे कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू 4। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम हो जाएगा आपका 8, 8 दूनी की 16, y इक्वल टू 4। यहां से चलते हैं, y प्लस 27
इक्वल टू 32। ये बटा वाला को उधर भेजते हैं तो गुना में जाएगा, 8 चुके 32 हो गया। तो बाई का मान 32 माइनस 27, बाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 में घटेगा 5। बाई का मान अब किसी समीकरण में रख लें, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 का मान यहाँ पे दिया हुआ x इक्वल टू 9 माइनस 5y बटे 8। 9 माइनस 5y का मान 5 है 8। 9 माइनस 25 बटे 8। 9 माइनस 16 बटे 8। 8 दूनी के 16 और यहाँ पे -2 हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना था x और y का मान लिखना था, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू, y का मान 5 है, यहाँ पे लिख देंगे और आंसर लिख देंगे। y बराबर y नहीं, y बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम समीकरण का हल करते हैं। हल करने के लिए पहले चले थे समीकरण 1 से 3 का मान निकाला, 3 का मान 2 में रखा, 2 से एक चर का मान निकल गया बाई का मान। बाई का मान निकलने के बाद समीकरण किसी में बाई का मान रख लेंगे और एक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे सवाल है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17, 350 है और सार्वय अंतर जो है 9 है, तो इसमें कितने पद है, यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है और इनका योग कितने पद है और उनके पद जितने पद है उनका योग पूछ रहा है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले लिखेंगे, इसे दिया है a इक्वल टू 17, an इक्वल टू अंतिमा पद को कहते हैं an और an इक्वल टू 350 और d इक्वल टू 9। हमें ज्ञात करना है कितने पद हैं, यानी n का मान वाट और उन पदों का योग कि जितने पद हैं, जितनी संख्या है उन सभी का योग, तो एस एन ज्ञात करना है। एस एन इक्वल टू वाट। तो चूंकि एन इक्वल टू दिया हुआ है 350, तो इससे हम फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इसका मान जो है इधर रहने देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ए का मान यहाँ पे 17 दिया हुआ है और एन का मान नहीं दिया हुआ, जिसका मान दिया हुआ रहे उसे आप रख दें और जिसका मान नहीं दिया हुआ रहे उसे छोड़ दें। तो एन का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, किंतु यहाँ पे डी का मान दिया हुआ, डी का मान 9 रख देते हैं और यहाँ पे 350। तो 17 प्लस गुना इसके अंदर होगा माइनस में 9 इक्वल टू 350। इसका जाती है घट जाएगा 8 प्लस 9n बराबर 350। 8 उधर भेज देंगे, 350 माइनस 8 9n इक्वल टू 342। 9 से काट लेते हैं,
एडिट होगा ना, 29 27 गड़बड़ जाएगा। यहाँ पे काट लेंगे 29 27 और 7 यहाँ पे बच जाएंगे और 7 पर 2 72, तो 9 8 72 हो जाएंगे। तो n का मान 38 हो गया। n का मान 38 हो गया। एक आंसर ये हो जाएगा। यहां पे आंसर नहीं, लास्ट में लिख लेते हैं। तथा एशियन इक्वल टू, जब a और n का मान दिया हो रहे तो एशियन का मान तुरंत निकल जाता है। इसके लिए छोटा फॉर्मूला होता है a प्लस an। तो एशियन इक्वल टू 38 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे n का मान 38 यहाँ निकल गया है और a का मान 17 है प्लस an का मान 350। तो 9 दूना के 38 होता है। 9 थोड़ा सा ठीक रुकिए, यहाँ पे हो जाएगा तो आएगा 69 73। इस प्रकार का सवाल आदि रहे तो इस प्रकार से आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे देखें क्या क्या का मान दिया हुआ। प्रथम पद का मतलब होता है a, अंतिम पद का मतलब होता है an। तो प्रथम पद हो गया 17, अंतिम पद हो गया 350। सार्वंतर यानी d का मान होता है, सार्वंतर जिसको बोलते हैं वो d होता है और d का मान यहाँ पे दिया हुआ 9। निकालना है कितने पद हैं, तो कितने पद है यानी n का मान निकालना है। तो n बराबर व्हाट और इनके योग कितने हैं, मतलब कितने पद, जितने पद है उनके योग कितने हैं, तो एन यहाँ पे निकालना है। तो n का मान पहले निकालना है, इसलिए an का फॉर्मूला लगा लिए मैंने। इसका फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया और इसको कैलकुलेशन करने के बाद n का मान आ गया आपका 38 और एन का मान यहाँ से मैंने एन का फॉर्मूला लगाकर लिखा लिया। जो आप देखें और बढ़िया से सीखें, रिवीजन करें इसे देखकर। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। सवाल है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये सवाल आपको ज्योमेट्री में समरूपता में पढ़ने को मिला होगा, एनसीईआरटी का ही सवाल है। तो एक चीज जान ले कि अलग अलग ऊंचाई वाले खंभे हो और मीनार हो, अलग अलग ऊंचाई वाले खंभे का समान समय में जो पृथ्वी पर कोण बनता है, उसके शीर्ष और पृथ्वी के झुकाव, पृथ्वी पर जो उसके शीर्ष से पृथ्वी पर जो कोण बनता है वो समान होते हैं। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, स्तंभ है, स्तंभ को मैंने 6 मीटर लंबा लिया है, जिसका छाया बना है 4 मीटर और यहां पे ये कोण बना है ABC। इस प्रकार से त्रिभुज बन गया। एक खंभा हो गया, ये छाया हो गया, इससे शीर्ष को इसके शीर्ष से मिला देने से जो कोण बना है। इसी प्रकार से एक मीनार है जो कि थोड़ा बड़ा होता है और इसका छाया जो है ए हो गया और इसका शीर्ष इसके शीर्ष से इस प्रकार से मिला देते हैं। यहाँ पे PQR रख लेते हैं। तो एक चीज मैंने बताया कि समान समय पर जो पृथ्वी पर इसके शीर्ष से पृथ्वी पर जो कोण बनते हैं वो समान होते हैं, तो एक कोण समान हो जाएंगे और यहाँ पे मीनार और स्तंभ को ऊर्ध्वाधर माना गया है, अर्थात 90 डिग्री पर ये खड़ा होंगे। यहाँ 90 डिग्री और 90 डिग्री। समरूपता का एक नियम है एंगल एंगल,
जिसमें यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो जाए तो वे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। और यदि समरूप हो जाए तो उसका प्रॉपर्टी है, उसका गुण है, जिसको हम यहाँ पे लगाएंगे। संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे हम इसका 28 मीटर छाया है, ये स्तंभ है और ये आपका मीनार है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है और इससे आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार का सवाल आएगा और दो खंभे रहे और तो दो मीनार रहे और तो मीनार छत रहे, तो समान समय में यही समझना है कि उसका जो झुकाव वाले, जो पृथ्वी पर झुकाव वाले कोण जो होंगे समरूप होते हैं और यहां से समरूपता का नियम लागू हो जाएगा। असमरूपता का जो गुण होते हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, उसी का नियम लागू करके अन्य भुजा को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, कहेंगे कि माना ए बी स्तंभ है जिसकी छाया BC, जिसकी छाया BC 4 मीटर है तथा PQ मीनार की ऊंचाई है 6 मीटर का है, ऊंचाई है जिसकी छाया QR 28 मीटर है। लिखेंगे, चूंकि हमने पहले ही बताया था कि समान समय में, चूंकि समान समय में दो ऊर्ध्वाधर, चाहे ऊर्ध्वक लिखो ऊर्ध्वाधर लिखो, ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे भी रहेगा ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे गलती है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ द्वारा पृथ्वी पर बना कोण समान होते हैं। अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण ACB इक्वल टू PRQ, कोण B इक्वल टू कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि लंब है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR लिख लेंगे। कहां से हो जाएगा? तो एंगल से, चूंकि दो कोण, एक कोण के एक C इक्वल टू यहाँ पे R हो गया है, B इक्वल टू Q हो गया है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं। तो समरूप यदि त्रिभुज हो जाए तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे हम संगत भुजाएं लिख लेते हैं और जो हमारी जरूरत में होंगे उन्हीं को हम लेंगे। ए बी का मान यहाँ पे दिया हो, ए बी ले लेते हैं, तो अपने आप ही यहाँ पे ए बी लिए हैं, ए से बी लिए हैं, तो इधर पी से क्यू लेना होगा। और इधर बी सी भी दिया हुआ है तो बी सी हम ले लेते हैं। तो बी से सी लिए हैं, बी से सी लिए हैं, तो क्यू से आर लेना पड़ेगा, तो क्यू आर ले लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से मान दिया हुआ है, उस मान को हम लोग रखेंगे और उससे हल निकलेगा।
ए बी का मान दिया हुआ है 6 मीटर और पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी क्यू का मान नहीं दिया हुआ है। आपका BC का मान दिया हुआ है 4 मीटर और QR का मान 28 मीटर दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लोग मीटर से मीटर काट सकते हैं। 7×42 7×28 6×42 यहाँ पे हो जाएगा और क्यू को उधर भेज देंगे, इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा तो PQ बच जाएगा। तो PQ इक्वल टू हो जाएगा आपका 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 42 मीटर। रोकिए थोड़ा सा।